दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। और हाय। तो मैं आज का जो विषय है कि वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैव बिकम अनमैनेजेबल। हमने ये मान लिया कि शराब के सामने हम बेबस हैं और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। मतलब ये मान लिया कि शराब पे हमारा कोई बस नहीं चलता। जैसे होता है ना, काफी सारी चीजें होती है, हमारा बस नहीं चलता। बारिश हो रही है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। बादल हो रहे हैं, हमारा कोई बस नहीं चलता। बारिश ज्यादा हो रही है, उस पर कोई बस नहीं चलता। बाढ़ आ रही है, उस पर बस नहीं चलता। गर्मी ज्यादा हो रही है, उस पे बस नहीं चलता। धूप हो रही है, उस पे बस नहीं चलता। है ना, कितनी सारी चीजें हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, है ना। तो ये जो शराब के सामने जो बेबसी है, इसे मानने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो जो पावरलेसनेस है, पावर का मतलब क्या है? कंट्रोल। मेरी जिस चीज पे पावर है, उस चीज पे मेरा कंट्रोल है। और पावरलेस का मतलब वो चीज जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश हो रही है, होती है, बहुत देर से हो रही है, पर मेरा बारिश पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं जब लगभग 17 साल 18 साल का था, 19 साल का था, सॉरी। तो जब मैंने पहली बार, मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे लगता था कि भाई, मैं अमीर घर से नहीं हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, हमारे पास पैसा नहीं है, अपना घर नहीं है, मेरी एजुकेशन अच्छी जगह नहीं हो पा रही है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, बहन जो मुझसे बड़ी है उसकी शादी करनी थी। तो सारी समस्याएं थी मेरे पास। तो मेरे दिल में इतना पेन था, इतना दर्द था, इतनी बेचैनी थी, छटपटा रहा था मैं कि करूं क्या ना करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, घर में बैठूं या बाहर बैठूं। ऐसी स्थिति में एक दिन मैंने 2 पैक पी, दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ था। उससे पहले मुझे क्या लग रहा था कि जिंदगी बेकार है, माँ सही नहीं है, बहन सही नहीं है, समाज सही नहीं है, देश सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, भविष्य सही नहीं है, भूतकाल सही नहीं है, जो घटनाएं हुई वो सही नहीं है, जो नहीं हुई वो भी सही नहीं है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? ऐसे में एक दिन मैंने 2 पैक पी और मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ था। और जैसे ही मैंने 2 पैक पी तो सारा मौसम अच्छा लगने लगा। अब उस समय तो पैसे थे नहीं कि रोज रोज पी सकता, लेकिन पहली बार जो दिमाग में आनंद को रजिस्टर कराना, उस आनंद को पाने के लिए मेरे को, जो मेरे दर्द से मुक्ति मिल गई, जो मेरा जो जीवन का अस्तित्व के जो अपने कुछ पेन होते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल पेन कहते हैं साइकोलॉजी में, जो जीवन के अपने जो दर्द होते हैं, वो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। मेरे साथ खास है ऐसा नहीं है, पर मेरे को उनसे दर्द बहुत होता था। तो जब ऐसी स्थिति में था, मैंने पहली बार शराब पी तो एकदम आनंद आ गया। बॉडी में एक एक रोम में आनंद आ गया। जितनी मेरे पास टेंशन थी सारी की सारी खत्म हो गई। और थोड़े 1-2 घंटे के लिए मुझे ऐसा लगा मौसम बहुत अच्छा है, जिंदगी का फाइनली कोई मीनिंग है, ये देश भी सही है, सब कुछ ठीक लगने लगा। 2 पैक पीते ही उसके बाद क्या हुआ, मैं पीना चाहता था, लेकिन कभी किसी शादी में गए तो वहां पे मिल गई, पी ली। किसी और शादी में गए, नौकरी वोकरी तो करता नहीं था उस समय, तो पैसा वैसा था नहीं। लेकिन मुझे याद है कि ऐसे ही मैं शादियों में पी पी के इतनी मुझे आदत लग गई कि एक बार एक लड़का था और वो पीता था और वो जेल से आया था, और मैं उससे ये प्रार्थना कर रहा था, यार मुझे भी 1 पैक दे दे। अब उसके पास एक ही पौआ था, वो भी शराबी था, उसने मुझे 1 पैक नहीं दी। और मुझे ये भी याद है कि एक दिन मुझे दोस्तों ने पिला के, मैं रेत पे ही सो गया। जो रेत होता है ना, रोड के किनारे पड़ा होता है किसी का मकान बनाने के लिए, उस पे ही सो गया। रात के 2:30 बजे नींद पूरी, जब जाके घर पे आया तो उस समय लेकिन पैसा नहीं था कि रोज रोज पीऊं। जब मेरी नौकरी लगी और 3-4 महीने बाद मेरे पास पैसे अच्छे आने लगे, तब मैंने पीना शुरू करा। अब बस वो उसी महीने तक नौकरी चली जिस महीने पीना शुरू करा। उसके बाद मैं उस नौकरी पे जा नहीं पाया। फिर 2.5 साल के अंदर मैंने लगभग 18 नौकरियां छोड़ी। और उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर थे, ऑफर लेटर थे, वो सारे के सारे लोगों को दिखाता था, देखो मेरी कितनी बड़ी उपलब्धि है, जबकि कोई उपलब्धि नहीं थी यार। अपॉइंटमेंट लेटर लेने से क्या होता है? नौकरी कितने दिन करी है, कितना कमाया है, क्या पाया है, कितना खोया, तो ये सब होता है ना। तो पर मैं उन्हीं अपॉइंटमेंट लेटर्स को बार बार दिखाता था। खैर, ये तो एक दूसरी बात रही मेरे अल्कोहलिज्म के बारे में। परंतु
जब मैं यहाँ पर आया तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं शराब छोड़ूंगा। मैं किसी के पास पहुंचा जो इस प्रोग्राम का मेंबर था, तो उससे मैंने कहा कि मुझे पीनी है, क्योंकि मेरे दिन में दोबारा मेरे पास नौकरी नहीं थी, दोबारा मेरे पास वही अस्तित्व का जो दर्द होता है वो था मेरे पास। तो उसने मुझसे कहा, तो शाम को आ, मैं तुझे टॉप क्लास शराबियों में ले चलूंगा। तो मुझे यहाँ पर लेके आया। मैं इस उम्मीद में आया था कि यहाँ पे मुझे उच्च कोटि के शराबी मिलेंगे। और लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने लोगों को जीते हुए देखा, तो यहाँ पे ये पहला स्टेप टंगा हुआ था, एक बैनर था येलो कलर का, उस पर टंगा हुआ था। हमने ये मान लिया कि हम शराब के सामने बेबस हैं और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो मैंने ये तो नहीं माना कि शराब के सामने बेबस हैं, क्योंकि मुझे तो लगता था कि थोड़ा पैसा हो, थोड़ी नौकरी अच्छी हो, मेरी बहन की शादी हो जाए, थोड़ा सा कुछ मिल जाए मुझे, प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ इस तरह का हिसाब किताब मेरा बन जाए, तो बाकी तो सब ठीक है। मुझे तो शराब की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मेरे जीवन में दर्द बहुत है। तो मैंने ये तो नहीं माना कि मैं शराब के सामने बेबस हूं, परंतु मैंने ये जरूर मान लिया कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसी सीट पे मैं बैठा हुआ था, केन की एक चेयर थी, उस पर बैठा बैठा मैं सोच रहा था, ऋषि तू टॉप क्लास स्टूडेंट रहा है, टॉप क्लास एथलीट रहा है, तेरे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो। सुंदर तू है, लंबा तू है, बोलना तू जानता है, अपनी पर्सनालिटी तेरी अच्छी है, उसके बाद भी आज तुझे एक नौकरी नहीं कर पा रहा तू, तेरे किचन में खाना नहीं है, आज तू इस उम्मीद में 25 साल की उम्र में मरने की सोच रहा है, तो ये जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं है तो क्या है। तो मैंने पहले स्टेप का दूसरा हिस्सा मान लिया कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। लेकिन ये जो शराब के सामने जो बेबसी वाली बात है, ये तो 3-4 दिन बाद आते आते मैंने जम मानी थी कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने पहला स्टेप करा, जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि शराब के सामने बेबसी है क्या, ये समझने की जरूरत है मुझे, तो मैंने जब अपनी लाइफ स्टोरी लिखनी चालू करी, जब मैंने, तो एक ना अहमद फराज एक शायर थे पाकिस्तान के, उनका एक बहुत अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि किसकी मजाल थी कोई हमें खरीद सकता फराज, किसकी मजाल थी कोई हमें खरीद सकता फराज, हम तो खुद ही गए खरीदार देख के। तो मैंने पहली बार जब पी थी, मैं तो शराब के सामने जब ही बिक चुका था, पहली बार पीते ही बिक चुका था, मैं पहली बार में ही अपना कंट्रोल खो चुका था। उस दिन मिली नहीं, उसके बाद मैं किसी आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैं बड़ा आत्मसम्मान वाला व्यक्ति था, मैं आसानी से किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। मैंने आज तक भी होश में, अगर शराब के दौर को हटा दिया जाए तो कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके हैं, कभी मैंने किसी व्यक्ति से कुछ मंत्रणा नहीं करी है कि तुम मुझे ये दे दो, प्रेस्टीज दे दो, प्रमोशन दे दो, सैलरी हाइक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये सब मैंने कभी कुछ नहीं किया है किसी के साथ कि तुम मुझे प्रॉपर्टी दे दो, तुम मुझे रिश्ता, मैं कभी किसी के साथ नहीं किया है, केवल शराब के पीरियड को छोड़ के। शराब के पीरियड में उस आदमी के सामने मैं, सुनील भाई, उसका नाम सुनील था, सुनील भाई यार एक पैक दे दे यार, सुनील भाई यार एक पैक दे दे, और वो मुझे झटका रहा था, हट हट हट। मैं जो मतलब एक मोहल्ले का एक तरह से सबसे लीडिंग बच्चा होके उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, जो एक क्रिमिनल था, वो आदमी क्रिमिनल था, ही हैड कमिटेड अ मर्डर, वो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसके सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था, हालांकि मुझसे 2-3 साल ही बड़ा था, बस मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं नहीं गिड़गिड़ा रहा था। ये मेरी बेबसी थी शराब के सामने। मैं किसी भी हालत में गिड़गिड़ाता नहीं किसी आदमी के सामने। तो वो है ना कि मतलब किसकी मजाल थी कोई हमें खरीद सकता फराज, हम तो खुद ही बिक गए खरीदार देके। तो मैं तो शराब के सामने बेबस था, मैं उस आदमी के सामने कोई गिड़गिड़ा रहा था। मैं तो ये पावरलेसनेस थी मेरी शराब के सामने। जो काम मैंने कभी करा नहीं, वो करने को इसलिए तैयार हो गया कि शराब पीने की चाहत इतनी जबरदस्ती कि मेरे अंदर कुछ बचा नहीं था। एक इंसिडेंस मुझे याद है, मैंने अपनी सिस्टर के अकाउंट से, मैं खुद ही उसके अकाउंट में पैसे डालता था, तो उसे एटीएम का कार्ड वगैरह यूज करना आता नहीं था, तो उसका एटीएम कार्ड कहाँ पे रखा है मुझे मालूम था, और उसका मुझे पिन भी मालूम था। एटीएम कार्ड नए नए चले थे, 2002-3 की बात है ये, और मुझे पता था वो कहाँ रखा है। और मैंने वो एटीएम कार्ड चोरी से निकाल लिया। मैं रोज जाता था, उसमें से 300 रुपए निकालता था और पी जाता था, फिर 300 रुपए निकालता था, फिर पी जाता था। ऐसे करते करते मैंने उसमें से 10,000 रुपए चुरा लिए। मैंने किसी की एक पेंसिल, एक रबड़, 5 पैसे कभी किसी के नहीं चुराए थे, किसी और कारण के लिए कभी नहीं चुराए थे। वो शराब का जो पीरियड था उसमें मैंने अपने घर में ही चोरी करी।
क्योंकि कहीं और चोरी करने का मौका नहीं था। लेकिन मैंने किसके साथ ये चोरी करी, ये नहीं कि मैं उन 10,000 रुपए को लेके मैं अपने लिए कुछ कोट ले आऊंगा, पैंट ले आऊंगा, जूते ले आऊंगा, घड़ी ले आऊंगा, मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, मैंने मोबाइल कभी खरीदा भी नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं कि मैं एक मोबाइल लेके आ जाऊं, कुछ अपने लिए, कुछ बाइक वगैरह फाइनेंस, किसी और चीज के लिए कभी कोई पैसा नहीं चुराया। बस चुराया भी वही 300 रुपए, हर दिन का 300 रुपए। ऐसे करके मैं अपनी सिस्टर के अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। मैं चोरी तक करने के लिए तैयार हो गया। चोरी करने के लिए मैं इसलिए तैयार नहीं हुआ कि मैं चोर था या मेरे मन में चुराने की आदत थी, ये चोरी से मैं बड़ा वशीभूत था, बड़ा इंटरेस्ट था चोरी करने से। नहीं, ये ऐसे काम मैंने कभी किसी और चीज के लिए करे ही नहीं और करता भी नहीं। चोरी करी किस लिए? शराब के सामने बेबस था, कैसे ना करता। कोई और मेरे मन में विचार ही नहीं था कि कुछ और भी हो सकता है। चोरी करी मैंने। एक बार एक लड़का पास हुआ, तो मैं अपने मोहल्ले में बड़ा रिस्पेक्टेड लड़का हुआ करता था, सब भैया भैया कहते थे, पढ़ने में इंटेलिजेंट था और उस इलाके में सबसे, मतलब उस इलाके में क्या, उस पूरे लगभग डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर, एक जमाने में अच्छा ना वो था। तो वो लड़का 10th में पास हुआ और मैं निकल चुका था, मतलब मुझसे 5-1 साल छोटा था। वो 10th में पास हुआ तो मैंने कहा भैया पार्टी दे। अब वो लड़का यार 15 साल का लड़का, मैं उस समय लगभग 25 साल का, मैं उससे मंत्रणा कर रहा था कि भैया, ये ए में आने से कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं कहा पार्टी दे। वो कह रहा भैया दे दूंगा। अगले दिन फिर मिल गया, मैं कहा तो पार्टी नहीं तूने, पार्टी दे। कहता भैया मैं फिर दे दूंगा। अब मुझे उससे चाहिए थे पैसे कि वो किसी भी तरीके से 400-500 रुपए दे। अब वो लड़का जिसे 50 रुपए माँ देती थी खर्च करने के लिए, मुझको 500 रुपए कहाँ से देगा? ये बात मैं जानता था यार, ये बात मैं जानता था। लेकिन फिर मैं अगले दिन का, मैंने कहा तूने पार्टी नहीं दी मुझे, अच्छा एक काम कर 300 रुपए दे। तो कहता भैया मम्मी मुझे कहाँ से देगी इतने पैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी और से लेके दे दे। मैं इस हालत में गिर चुका था, किसी और से लेके दे दे। मेरे क्रेडिट कार्ड में से कैश नहीं निकालना चाहिए ना, तो मेरे क्रेडिट कार्ड में से कैश जनरली निकालना नहीं चाहिए, मैं वही करता था उससे शराब खरीदने के लिए। तो मेरा जो नौकरी थी, एक बार तो क्या हुआ कि मैं किसी नौकरी के लिए गया, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप शाम से आ जाइए, इसी शाम से आ जाइए काम करने के लिए। अब मुझे तो नौकरी मिल गई थी, लेकिन नौकरी मिल गई, इतनी बड़ी खुशी हो गई, 2 महीने बाद नौकरी मिली थी। अब इसका जश्न क्यों ना मनाया जाए, बिना जश्न के तो मैं रह ही नहीं सकता था। तो मैंने किसी से पैसे अरेंज करे, दारू वारू पी ली और उसी नौकरी पे नहीं पहुंचा जो जिसकी खुशी में मैंने दारू की पार्टी दी थी अपने आप को और एक दोस्त को। किसी भी तरीके से मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर मिला, मैं ड्रंकोलॉजी की ज्यादातर बात नहीं करता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मिलाना तो छोटी चीजें, पर ये चीजें जो है मेन, जो कोल्ड ड्रिंक में मिला के पीना, इसमें मिला के, वो तो स्टाइल है। शराब के सामने बेबसी तो वो चीज है जो करने को। एक रिक्शे वाला था, एक बार रिक्शे वाला तो मुझे लेके जाता था। अब मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप तो मेरे काम कर दे तो बहुत बढ़िया। उसने कहा बोलो भैया जी। मैंने कहा कहीं से एक पौवा ला दे। कहता भैया जी हम इतना कहाँ कमाते हैं। मैंने कहा किसी तरीके से ला दे, तू घर पे भेजने के लिए पैसे तो रखता होगा ना। उससे कह रहा हूँ कि जो तूने अपने घर में भेजने के लिए पैसे रखे हैं उसमें से निकाल के दे दे मुझे, मेरी सैलरी मिलेगी मैं तुझे दे दूंगा। ये मैं एक रिक्शे वाले से बोल रहा था यार। कह रहा भैया जी ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, और मैं उसको मजबूर करने पे तैयार हो गया। और मैं बचपन से किसी आदमी से बहुत नफरत करता था, बिल्कुल बहुत नफरत करता था उससे। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो आदमी, बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी था, सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन मिलिट्री से रिटायर था। और जब मैं पीने लगा तो मैं उसके घर के आगे पास चक्कर लगाने लगा, उसको ताऊजी बोलने लगा, उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जब 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होती थी, उसके पास शराब होती थी। क्रिमिनल्स के साथ बैठने लगा यार। एक बार तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पढ़ने लिखने वाला अच्छा लड़का, और मैं ऐसा बन गया एक दिन, केवल एक दूध वाला था, उसके साथ शराब पीने के लिए मैं पैसे की वसूली करने लगा। लोगों के पास जाने लगा, किसी के 20,000 नहीं मिले, 50,000 नहीं मिले, उसे वसूली करने जाने लगा। कई बार तो लड़ाई भी हो गई, शुक्र है किसी ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पर मैं उसके साथ जाने लगा, दादागिरी का काम करने लगा, जो चीज मुझे बहुत बुरी लगती थी वो करने लगा। किस लिए? शराब के लिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं था, आज भी नहीं हूं, पर वो जो मेरा शराब का जो पीरियड था ना, वो बेबसी ऐसी थी, मैं उसके सिवा कुछ सोच नहीं सकता था।
उसके सिवा कुछ सोचा नहीं। तो ये है ना पावरलेसनेस, वी एडमिटेड। अब पावरलेसनेस तो ये चीज है। ये एडमिटेड क्या चीज है? स्वीकार करना। ये है ना वी एडमिटेड पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल। तो पावरलेसनेस तो बता दिया बिल्कुल अब जैसे हवा चल रही है, क्या मैं इसको रोक सकता हूं अपनी मर्जी से? नहीं। हवा के ऊपर बेबस हूं। गर्मी है, क्या मर्जी से रोक सकता हूं? नहीं। पिछले कई दिन से मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, कोई अच्छी खबर आए कि कोरोना खत्म हो रहा है, नहीं आ रही। पावरलेसनेस के ऊपर अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। मेरा कोई बस नहीं चल रहा, मेरा कोई कंट्रोल नहीं चल रहा। सर के ऊपर बादल हैं। जिस दिन गर्मी होती है, चाह के नहीं बदल नहीं सकता उस चीज को। पावरलेस हूं, बेबस हूं उसके ऊपर। कोई बस नहीं चल रहा मेरा, और पहले भी कभी नहीं चला। तो मेरे घर के सामने 4 पेड़ हैं, मैं मानूं या ना मानूं, 4 पेड़ तो रहेंगे। तो मेरी पावरलेस में बेबस तो हूं ही मैं। अब मैं इस बात को स्वीकार कर लूं या ना करूं, ये मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं स्वीकार कर लूं या ना करूं। अब स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? एक बार 2 शराबी जा रहे थे, तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब दोनों जा रहे थे, दोपहर में, मई का महीना था, काफी गर्मी पड़ रही थी, लू का समय था, और दोनों की नजर कुतुब मीनार पे पड़ी। तो कहते हैं कि अब भाई ये जो कुतुब मीनार है, दुनिया जा रही है पर किसी को कुतुब मीनार पे दर्द नहीं आता। कुतुब मीनार बेचारी अभी भी धूप के अंदर खड़ी हुई है। दोनों धक्का लगाने लग गए कुतुब मीनार में कि इसे धक्का मार के छाया के नीचे खड़ा कर देंगे। करते करते शाम हो गई। अब ऑटोमेटिकली वो छाया के नीचे खड़ी हो गई। तो दोनों शराबियों ने कहा, देखो हमने कितनी ताकत दिखाई, हमारे अंदर कितना बल है। बात तो दरअसल ये है कि मैं जब उस चीज पे बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूं जो चीज मेरे बल बस में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है भाई। मैं अगर ये भी चाहूं कि गर्मी ठंड में बदल जाए तो नहीं होने वाली ना। फिर भी मैं कोशिश करूं कि कैसे ठंड में बदले, कैसे मैं बादलों को बदलूं, कैसे मैं कोरोना को चेंज करूं, कैसे मैं इसको चेंज करूं, कैसे मैं अपनी शराब पे कंट्रोल पाने की बहुत दिन तक कोशिश भी चलती रही, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लूं। नहीं हो पाया। तो अगर कंट्रोल करने का मेरे में दम होता ना, तो कभी चोरी ना करता। क्योंकि मेरे को अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन केवल अच्छे कपड़े पहनने के लिए मैंने पैसे नहीं चुराए, क्योंकि उस पे मेरा कंट्रोल है। मैं कपड़े पहनने के ऊपर पावरलेस नहीं हूं। अच्छे खाने को मुझे शौक है, पर मैंने खाने के लिए कभी पैसे नहीं चुराए, क्योंकि कभी मैं अपनी जो भूख है उसे कंट्रोल कर सकता हूं। मैं उस पर कभी पावरलेस नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे और भी कई जीवन की ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल था। एक शराब ऐसी थी जिसके लिए मैंने चोरी करी, अपने से छोटे बच्चों से भी पैसे मांगे, जिसके लिए मैं ह्यूमिलिएट हुआ। तो ये जो ए में कहते हैं ना कि विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट, जो पाना है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, वही तो होता है ना, विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट। तो शराब पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था, कभी झिझक नहीं होती थी मेरे अंदर। ऐसा मेरा हाल था, पावरलेस था एकदम, कोई कंट्रोल ही नहीं होता था। मुझे पता है कि पी लूंगा तो ऑफिस नहीं जाऊंगा तो छूट जाएगा ऑफिस, पर फिर भी मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये बेबसी थी। तो अब मानना कैसा? जब मैं ए में आया, जब मैंने अपनी स्टोरी लिखी, तो मैंने कहा अगर बेटा पावरफुल होता तो छोटे बच्चे से पैसे नहीं मांगता। अगर तू शराब के ऊपर पावरफुल होता तो चोरी नहीं करता। अगर तू शराब के ऊपर पावरफुल होता तो कभी हाथ जोड़ के मंत्रणा नहीं करता, कभी हाथ जोड़ के याचना नहीं करता कि मुझे दे दो, एक पैक शराब दे दो। वो पावरलेस था। ऊपर से इन लोगों ने 20 क्वेश्चन का एक जो वो होता था, एक पैम्पलेट टाइप का होता था जिसमें 20 प्रश्न होते थे, उनको टिक किया तो सारा मामला ही साफ हो गया। 15 बड़ी चालाकी के साथ करा, उसमें ही 15 यस रह गए। बड़ी चालाकी के साथ करा, उसमें ही 15 यस रह गए। तो उसको यस करा तो फिर तो कोई मामला ही नहीं था, कन्विंस हो ही गया था, शराब के सामने बेबस हूं। तो हमने ये मान लिया कि हम शराब के सामने बेबस हैं।
और मानने के लिए मुझे केवल इतना देखना पड़ा कि वो काम, चोरी चकारी गिड़गिड़ाना, ये सब मैंने करा ही इसलिए कि पावरलेस था। अगर पावर में होता तो ये सब ना करता, है ना। तो ये देखना पड़ा क्या क्या कर गुजरा। क्या मैं अन्य किसी स्थिति में ऐसा करता? नहीं, उसी स्थिति में ऐसा करता। अब किसी आदमी को यदि दस्त लगे हुए हैं, लूज मोशंस, अब उससे कहा जाए कि भाई तू अपनी विल पावर यूज कर और लेटरिन मत जा सारा दिन, वो नहीं कर पाएगा यार। 5-10 मिनट में, 15 मिनट में जब उसके पेट में मरोड़ उठेंगे वो घुस जाएगा वॉशरूम में। पावरलेस है भाई इसके ऊपर। ऐसी मेरी क्रेविंग फॉर अल्कोहल थी। हो सकता है मैं सुबह से सोचता था कि आज नहीं पीनी, पर जैसी क्रेविंग होती थी अब करूं क्या। जैसे लोगों को दस्त लगते हैं तो पहुंच जाते, मैं भी पहुंच जाता था लेने। 4 बजे से सोचने लगता था कि भैया कहां से अरेंज करूंगा, किसके साथ पीऊंगा, आज तो पैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पीऊं या ना पीऊं ये तो प्रश्न ही नहीं था ना। पीनी है या नहीं पीनी है तो पावरफुल लोगों का प्रश्न है। जैसे सोशल ड्रिंकर होते हैं ना कि आज पीनी है पार्टी में या नहीं, कहते हैं आज नहीं पीनी तो नहीं पीते। आज पीनी है, हाँ, तो कितने पैक पीनी है? 2 पैक पीनी है। कौन सा ब्रांड पीना है? वो ब्रांड पीना है। किसके साथ पीनी है? उसके साथ पीनी है। उसके साथ नहीं पीनी, वो अपने से छोटे लेवल का है। वो सोशल ड्रिंकर होते हैं जिनकी पावर होती है। ये तो हम थे, हम जैसा भाई होता है, पावर है ही नहीं उसके ऊपर। ये प्रश्न ही नहीं रहा कि करना है नहीं करना है। और किसी भी चीज में अगर ये प्रश्न खत्म हो जाए ना, करना है या नहीं करना है, उससे बड़ा तो कोई धोतक होता ही नहीं कि पावरलेसनेस है या नहीं। तो वी एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो ये तो दिख गया कि भाई किस चीज के ऊपर पावरलेस हूं। क्या मैंने कपड़े पहनने के लिए मंत्रणा करी? क्या कपड़े पहनने के लिए पैसे चुराए? नहीं, कपड़े पहनने के लिए तो नहीं करे। तो किसके लिए करा? अल्कोहल के लिए किए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों में जिनमें मैं गिर गया, अपने नॉर्मल स्वभाव से नीचे गिर गया, किसके लिए गिर गया? शराब के लिए। तो वी एडमिटेड दैट आई एडमिटेड दैट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। ये तो मैंने मान लिया कि मैं बेबस हूं, लेकिन मानने में थोड़ा समय लगा। अच्छा, जिंदगी अस्त व्यस्त होना क्या होता है? ये तो मुझे पहले दिन ही समझ में आ गया था, जिंदगी अस्त व्यस्त होना क्या होता है। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता था, मुझे कमी दिखती थी या कुछ भरा हुआ गिलास भी दिखता था? मैं देखता था मेरे जीवन के 4-5 जो एरियाज हैं, मान लीजिए मेरे परिवार की जिंदगी में शांति है क्या? प्रेम है क्या? सौहार्द है क्या? भाई परिवार किस चीज की जगह है? प्रेम की जगह है, सौहार्द की जगह है, एक दूसरे से कॉपरेट करने की जगह है, एक दूसरे के साथ जीने में, अच्छे बुरे समय में रहने में, एंजॉय करने की कला है। परिवार तो इसी के लिए होता है ना, सानिध्य के लिए, सामीप्य के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एकजुटता के लिए। लेकिन मेरा परिवार कैसा था? घर में आता था, मुंह लटकाए आता था। कभी माँ गाली दे रही होती थी, कभी बहन गाली दे रही होती थी, कभी मैं गाली दे रहा होता था, कभी सामान इधर फेंक रहा होता था, कभी किचन में खाना नहीं होता था, कभी ब्लेम गेम चल रहा होता था, माँ तेरे कारण ऐसा है, बहन तेरे कारण ऐसा है, भाई तेरे कारण ऐसा है। ये परिवार की स्थिति होती है। परिवार एकदम बेबस, अस्त व्यस्त था। ये थी मेरी पारिवारिक लाइफ। और इसका सबसे बड़ा पैमाना ये होता है, क्या मैं उस परिवार में जाके बैठ के कुछ समय बिताना पसंद करता था? बिल्कुल नहीं। मैं घर से बाहर ही रहता था। ये थी मेरी पारिवारिक अस्त व्यवस्था। मैं घर पे लौटना ही नहीं चाहता था। परिवार मुझे बड़े दुख की जगह लगती थी, यहां पे जाऊंगा तो टेंशन हो जाएगी। मन अंदर से जाने को नहीं करता था। ये मेरी पारिवारिक जिंदगी की अस्त व्यवस्था थी। फिर मेरी जिंदगी का दूसरा हिस्सा था काम। काम पे तो रेगुलरली एम्प्लॉयड होना चाहिए ना। ऑफिस में जाने की परेशानी होती थी, नाइट शिफ्ट है, ये है, वो है। कुछ दिन काम किया, जहां पैसे आए वहीं पे नौकरी बंद हो गई। केवल मैंने 2.5 साल के अंदर 18 जगह नौकरी करी, कहीं पे तो 3 घंटे ही करी बस, और कहीं पे पहुंचा ही नहीं। मैक्सिमम 3 महीने करी। ऐसे काम किया जाता है? अच्छा, अस्त व्यस्त की अब ऐसा नहीं है कि जो भी नौकरी मिले वो कर लो, परंतु अगर एक्सेप्ट किया है जब भी तो ऑफर लेटर मिला है, वरना तो मिलता नहीं ना। तो नहीं करनी थी तो एक्सेप्ट क्यों किया, और अगर एक्सेप्ट किया तो करनी क्यों नहीं है? ये अनमैनेजेबिलिटी का हिसाब किताब है। 2.5 साल के अंदर 18 नौकरियां। अच्छा, 18 नौकरियां करने के बाद जैसे लोग नौकरी करते हैं 2.5 साल तक, तो जेब में, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं ना। मेरे पास कर्जा था। मेरे जो आर्थिक हालात थे, मेरे ऊपर कर्जा था। क्या ये अस्त व्यवस्था का प्रतीक नहीं था?
पर पैसे कमाने से तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए ना, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू पे इट ऑफ। तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए, तुम किसी को दे दो। और हम कमाने के बाद उनसे पैसे मांग रहे थे जो हमसे 1/4 सैलरी पाते थे। कभी राशन के लिए नहीं होते थे, कभी इसके लिए नहीं होते थे। तो क्रेडिट कार्ड का कर्जा चढ़ा हुआ था। और क्या चाहिए अस्त व्यस्त जानने के लिए? ये मेरे आर्थिक हालात की अस्त व्यस्तता थी। मेरे भावनात्मक हालात कैसे थे? 25 साल का लड़का तो किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा होता है ना। और मैं तो वैसे भी टॉल डार्क एंड हैंडसम था, अच्छी लड़कियों के बीच में था। मेरी नजर कभी उनकी तरफ नहीं उठती थी। मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। जीने के लिए उमंग होती है ना उस उम्र के लड़कों में। मैं ग्रे कलर के कपड़े पहनता था, डल कलर के कपड़े पहनता था। जीवन जीने की उमंग ही नहीं थी मुझे। भावनाएं मेरी अस्त व्यस्त थी एकदम। मतलब कोई भी चीज अगर प्रेम और सौहार्द नहीं दे रही है, मेरे घर की जिंदगी प्रेम सौहार्द नहीं देती थी, अस्त व्यस्त थी। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। किसी भी चीज को अगर पैमाना देखना है, अगर वो प्रेम सौहार्द दे रही है तो वो व्यस्त है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही जगह मैनेज है, परफेक्टली मैनेज्ड है। तो मेरी जो घर की जिंदगी थी, पारिवारिक जिंदगी थी, उसमें प्रेम सौहार्द नहीं आ रहा था क्योंकि अस्त व्यस्त थी वो। मेरे ऑफिस की जिंदगी में लोग तो खुशी खुशी काम करते हैं, अपने स्किल बढ़ाते हैं, प्रमोशन पाते हैं, सैलरी पाते हैं, बोनस पाते हैं। मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। क्यों? मेरी ऑफिस की जिंदगी, मेरी जो वर्किंग लाइफ थी, मेरा जो प्रोफेशन था, पेशा था, वो अस्त व्यस्त था। आर्थिक जिंदगी में तो खुशी होती है ना, सैलरी वैलरी आती है। मैं सैलरी आने से पहले सोचता था किसका कितना देना है, किससे बचना है। गली में कितनी गलियां ऐसी थी मैं उनसे निकलता नहीं था कि पैसे देने पड़ेंगे किसी के। कितनी गलियां ऐसी थी। मुझे तो ये भी लगता था यदि आप मुझको जानते हो व्यक्तिगत तौर पे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप मुझे पैसे दो। उन दिनों ये मेरे पैसे के हालात, ये मेरे पैसे के हालात थे, ये मेरे आर्थिक हालात थे। और दिमाग में तो कीचड़ हमेशा रहता था, हमेशा कीचड़ रहता था। जैसे एक बाग होता है ना, बाग के बारे में कल्पना करो। तो बाग के बारे में कल्पना करो, उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, सुबह सुबह का मौसम है, आप जा रहे हो। और उसके अगेंस्ट कल्पना करो कि आप किसी गंदी सी मार्केट से जा रहे हो, मछली वछली की मार्केट से। वहां पे बहुत सारा कीचड़ है, बहुत तेजी से बारिश हुई है, लोग एक दूसरे टकरा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई आवाज लगा रहा है पीछे से। तो वो जो मछली मार्केट की जो हालत होती है ना, मेरे दिमाग में वो वाली हालत थी। कोई फूलों के बाग वाली हालत नहीं थी। मानसिक अस्त व्यस्तता थी, अनमैनेजेबिलिटी थी। उसको मानना क्या था? वो तो सामने एविडेंट थी, वो तो प्रत्यक्ष थी। तो ये तो मैंने लिख के देख लिया कि भाई ऐसे ऐसा है, ये तो दिख ही रहा था, बस लिख लिया। सामने दिख तो रहा ही था, बस लिख लिया, लिख के पता चल गया। पर जैसे एक है ना, निर्बल के बलराम, दुर्बल के बलराम नहीं होते। दुर्बल वो गधा होता है जो जानता है कि सामने वाला मुझसे तगड़ा है, फिर भी उससे लड़ने की कोशिश करता है। दुर्बल में और निर्बल में एक ही अंतर होता है। दुर्बल जानता है कि सामने वाला जो बंदा है मेरे को पीट पीट के मेरी अधमरा कर देगा मुझे, फिर भी वो लड़ता रहता है उससे, क्योंकि दुर्बल है। वो साहसी नहीं है, वो दुर्बल है। दुर्बल हमेशा लड़ने की कोशिश करता है। अपने शरीर से नहीं लड़ता तो अपने दिमाग में लड़ने की कोशिश करता है। जो निर्बल होता है ना, जिसे पावरलेस कहते हो आप, निर्बल, वो पावर ही अप्लाई नहीं करता। मुझे पता है कि बादल मेरी मर्जी से नहीं जाएंगे तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा, अपने हाथ से बादलों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे पता है कि गर्मी जो है, सूरज जो है, मेरी की गर्मी कम नहीं होगी, तो सूरज को मैं ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहा पानी डाल के सूरज के ऊपर, नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि पावरलेस हूं। तो अब यहाँ पे आ गया, आई एक्सेप्टेड माई पावरलेसनेस ओवर एल्कोहल, एडमिटेड माई पावरलेसनेस ओवर एल्कोहल। अब करूं क्या? बस स्वीकार कर लिया कि शराब के ऊपर बेबस हैं, जिंदगी एक्सप्रेस हो चुकी है, ये भी स्वीकार कर लिया। बस स्वीकार कर लिया, अब क्या? स्वीकार तो मैंने 50 चीजें कर ली हैं। ये भी स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री मेरी मर्जी के बिना चुना जाता है। ये भी स्वीकार कर लिया कि भैया शराब पे मैं बेबस हूं। ये भी स्वीकार कर लिया कि मैं ऑफिस का हालात नहीं बदल सकता। मैंने ये भी स्वीकार कर लिया देश काल वातावरण नहीं बदल सकता।
जो भी है स्वीकार कर लिया, और मुंह से तो स्वीकार कर लिया, पर आगे क्या करूं? कहानी तो यहां पे रुक जाती है ना। स्वीकार तो कर लिया, शराब के सामने बेबस है, जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लोगों के ऊपर बेबस है, पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स के ऊपर बेबस है, पर अब क्या करें? तो सेरेनिटी जो एक प्रेयर है ना, कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ईश्वर हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो शराब के ऊपर बेबस है, नहीं बदल सकते, मान लिया। दूसरे लोगों के ऊपर बेबस है, नहीं बदल सकते, मान लिया। सरकार के ऊपर बेबस है, बैंकों के ऊपर, 50 चीजों को, मौसम के ऊपर बेबस है, कोरोना आ गया उसके ऊपर बेबस है, मान लिया। तो गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कैन नॉट चेंज। ये तो मान लिया कि भैया ये चीजें वो हैं जो मान लिए। तो ईश्वर ने आत्म शांति दी, चलो हमने मान लिया कि हम भाई इन चीजों को बदल नहीं सकते, है ना, ये ऐसी है। इसके आगे क्या करें? कहानी तो वो है ना, स्वीकार तो कर लिया, पर इसके आगे क्या करें, है ना। तो ये एक, मैं छोटे से एक वाक्य बता रहा हूं कि एक, ये अमेरिका की कहानी है। एक कोई बंदा था, मेंबर था, उसका कोई 40 मिलियन का नुकसान हो गया, और भागा भागा अपने स्पॉन्सर के पास पहुंचा। स्पॉन्सर के पास पहुंच के कहता कि सर मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अब स्पॉन्सर ने पूछा भाई क्या हुआ? कहता मेरा 40 मिलियन का नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहता है 40 मिलियन का नुकसान हो गया, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, मैं इसे बदल नहीं सकता, तुम भी इसे बदल नहीं सकते, सरकार भी इसे बदल नहीं सकती। जो हो गया वो हो गया, वो एक सत्य है। पर तू बर्बाद हो गया, ये तेरी राय है। तू बर्बाद हो गया, ये तेरी ओपिनियन है। तो ये फैक्ट है कि मैं शराब के सामने बेबस हूं, मेरी जिंदगी अस्त हो चुकी है, पीपल प्लेसेस के ऊपर बेबस हूं, बीवी के ऊपर बेबस हूं, बॉस के ऊपर बेबस हूं, ये मान लिया, ये फैक्ट है भैया। नौकरी जैसी है वैसी है, बीवी जैसी है वैसी है, देश जैसा है वैसा है, मैनेजर जैसा है मैनेजर वैसा है, देश के हालात जैसे है, कोरोना जैसा है वैसा है, लॉकडाउन जैसा है वैसा है। ये तो फैक्ट है, इन्हें ये तो मान लिया। मैं इनको तो नहीं बदल सकता, इनको बिल्कुल नहीं बदल सकता। मैं चाहूं भी तो कोरोना तो गायब नहीं होने वाला, लॉकडाउन गायब नहीं होने वाला, सरकार गायब नहीं होने वाली, मैनेजर गायब नहीं होने वाला। सोना 50,000 ही रहेगा, पता नहीं कितना है, जो भी है 50,000 ही रहेगा, 2,000 का नहीं बनने वाला। ये तो फैक्ट है। इनको तो मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता, किसी भी हालत में मैं कितनी भी चेष्टा करूं, इनको बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो बदल क्या सकता हूं? मैं अपनी राय बदल सकता हूं। और मेरी राय क्या है? मैं शराब के सामने तो बेबस हूं, लेकिन कुछ उसका कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इन कमरों में आ सकता हूं। मैं शराब के सामने तो बेबस हूं, पर जैसे मुझे पहले पीने के सिवा कोई और चारा नहीं था, आज एक चारा है। ये ओपिनियन बदल सकता हूं कि मैं शराब को पीने के सिवा भी कुछ कर सकता हूं। पहले तो बेबस था, पी लेता था किसी भी हालत में, लेकिन आज बेबस हूं, आज कुछ और कर लेता हूं। जैसे मीटिंग, जैसे मैं पहले सोचता था कि मैं इच्छा शक्ति से कंट्रोल करूंगा, इच्छा शक्ति का तो मतलब ही नहीं है। मैंने मान लिया कि भैया बेबस हूं, मैं किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो किसको कंट्रोल कर सकता हूं? अपनी राय को। और वो राय क्या है? कि मैं एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम में सोबर हो सकता हूं। अब ये जो लॉकडाउन फॉकडाउन है, इकोनॉमी डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी नौकरी ये वो, ये जो हो जाएगा ना, ये मेरी ओपिनियन है। जो हो गया, कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया, नौकरी रही रही, चली चली गई, आधी सैलरी मिल रही है, जो भी है, वो सारे फैक्ट है। उनको नहीं बदलना, उनको बदला भी नहीं जा सकता, वो तो पावरलेस है उनके ऊपर। तो बदल क्या सकता हूं? अपनी राय बदल सकता हूं कि इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो उस राय को बदल सकता हूं। अब बीवी जैसी है, बच्चे जैसे हैं, मां जैसी है। बीवी को तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता भैया, कोई नहीं बदल सकता, जैसी है वैसी है।
पर इसके सारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, इसके साथ मधुर संबंध नहीं हो सकते, इसके साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते। ये जो राय है ना मेरी, ये बदल सकती है। और करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन, तो वो जो मेरी जो ओपिनियन है ना, वही बदलनी है। तो ये जो स्टेप लिखते हैं ना, तो एक हिस्से में देख लेते हैं किस किस चीज पे बेबस है, दूसरे हिस्से में देख लेते हैं कैसे कैसे जिंदगी अस्त हो चुकी थी और मेरी राय क्या है। अब जैसे मैंने एजुकेशन करी है, वो एक फैक्ट है, उसे बदला नहीं जा सकता, जितनी करी है, लेकिन उसके कारण से मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरी राय है। तो एक तरफ ये लिख के देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे मैं बेबस हूं अपने जीवन में। शराब तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, बाकी पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स और जो हिस्ट्री रही है मेरी, जैसे परिवार में जन्म हुआ, जैसी शक्ल है, वो सब एक तरफ लिख के देख लिया कि भाई ऐसा होता है, ये है। और मैं बेबस हूं तो बदल नहीं सकता, इट्स अ फैक्ट। एडमिट कर लिया कि जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी इनके कारण, ये भी एडमिट कर लिया। अब क्या करें? तो अब क्या है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन बदल सकता हूं। और कैसे बदल सकता हूं कि मुझे ना एक्चुअली समस्या सारी ओपिनियन की है, सारी समस्या ओपिनियन की है। भाई मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं कि मैं बचपन से, कल भी मैं शेयर कर रहा था किसी मीटिंग के अंदर कि भाई क्या शराब छोड़ना काफी है, उसके ऊपर एक शेयरिंग कर रहा था। मैं बचपन से आनंद की तलाश में था। आनंद होता है ना, जॉय, खेलना, छोटे छोटे बच्चों को देखते हो ना खेलते चीज, मैं ऐसे जीना चाहता था बचपन से। और मेरे जीवन में जो चीजें हुई फिर उसने वो आनंद छीन लिया। पिताजी की मृत्यु हो गई, गरीबी आ गई, एजुकेशन ठीक हुई नहीं हुई, तो आनंद क्षणिक हो गया। कभी कभी आता था, अक्सर तो गमगीन ही रहता था मैं। जब मैंने पहली बार शराब पी तो मुझे उस दर्द से छुट्टी मिली, दर्द से छुटकारा मिला और आनंद की अनुभूति हुई। मैं शराब इसलिए कोई पी रहा था, मुझे कड़वा टेस्ट अच्छा लगता था, या मुझे नौकरी छोड़ना अच्छा लगता था, या मुझे मेरे मुंह से बदबू आए वो अच्छा लगता था, या मैं किसी से भीख मांगू पैसे की, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं वो अच्छा लगता था। ये सब मेरी चॉइसेस कोई थी, मैं इन सबको कोई ढूंढ रहा था, मैं शराब को भी नहीं ढूंढ, मैं तो आनंद को ढूंढ रहा था। आनंद के चक्कर में पी गया। तो देखा जाए तो मेरा पीना गलत नहीं था, मेरी खोज तो सही चीज के लिए थी। आनंद तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरे जहन में है, इसकी स्मृति तो मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है। आनंद पाके तो मेरा शरीर पुलकित हो जाता है, मेरे शरीर का रोआ रोआ जानता है कि आनंद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं क्यों ना पाऊं। प्रॉपर्टी है या नहीं है, नाम है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, पर आनंद पे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों ना पाऊं। मेरी शरीर का कोना कोना, एक एक बाल, एक एक रोम आनंद को पाना चाहता है। मैं कैसे मना कर दूं कि आनंद नहीं चाहिए। और शराब मैंने इसलिए पी ली, दर्द से छुट्टी, आनंद की प्राप्ति, इसके लिए पी गया। मुझे शराब से कोई आसक्ति नहीं थी, पर मुझे बताया यह गया था कि आनंद इसी पते पे मिलता है, शराब वाले पते पे। बोतल है ना, बोतल के अंदर जो होता है उस पते पे आनंद मिलता है। तो मैं गया, मैंने पी, तो 2 मिनट के लिए लगा कि हाँ आनंद यही है, 2 घंटे के लिए लगा, हो सकता है 1 रात के लिए लगा, फिर सुबह उठा तो आनंद गायब हो गया। अब पिछली बार क्षणिक रूप में मिला था मुझे आनंद शराब पी के, मैं आनंद को ढूंढने फिर पहुंच गया। अब वो फिर 1-2 घंटे के लिए मुझे मिला, फिर गायब हो गया। आनंद बस वहां पे 2 घंटे के लिए आता था, आनंद वहां रहता नहीं था। कभी कभी मिल जाता था शराब में, आनंद वहां रहता नहीं था, वहां कभी कभी मिल जाता था, पर मुझे उसका कोई और पता नहीं मालूम था, परमानेंट पता क्या था, मैं वहीं पहुंच जाता। फिर तीसरी बार मैं आनंद से मिलने गया। अरे भाई, मैं कौन आदमी ऐसा है जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेने नहीं जाएगा। ये स्मृति भगवान ने मेरे शरीर के अंदर डाली है, मुझे आनंद की प्राप्ति चाहिए। बच्चे को गुदगुदी होती है ना, शरीर पे कहीं भी करो टिकल होता है, पूरी बॉडी में आनंद होता है उसके, और बच्चे गुदगुदी करने को बड़ा पसंद करते हैं। क्यों? वो ईश्वरीय ज्ञान है कि आनंद की प्राप्ति करनी है। आनंद की प्राप्ति कोई गलत चीज नहीं है। ढोंगी है वो लोग जो कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, सुबह शाम पे कहते हैं कि
भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर आशाराम बापू की तरह जो करते हैं वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग ढोंगी है, हम लोग ढोंगी नहीं बन सकते। हम शराबी हैं, हम जो भी हैं ओरिजिनल हैं। पैसे भी चुराए तो उतने चुराए जितने शराब के लिए चाहिए थे, झूठ बोला तो शराब के लिए बोला। हम शराबी हैं, हम झूठे नहीं है। हाँ, हमारी बेबसी थी, लेकिन हम आनंद पाना चाहते, तो मैं आनंद पाने के लिए दोबारा शराब के पास पहुंच गया, तिबारा पहुंच गया। कोई भी समस्या हुई तो आनंद पाने पहुंच गया। क्यों ना पहुंचू, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर आनंद वहां पर ना क्षणिक रूप में मिलता था, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी आधा घंटे के लिए। और फिर उसने ना, आनंद ने उस जगह पे आना बंद कर दिया, शराब की बोतल में आना ही बंद कर दिया। मैं पीता था और सारी सारी रात जागा रहता था, नींद भी नहीं आती थी आखिरी के दिनों में। आनंद की खोज करता था, दिमाग और परेशान हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था। आनंद ने उस जगह पे आना ही छोड़ दिया था। मैं फिर भी जाके पीता था, क्योंकि मुझे तो कोई और रास्ता नहीं मालूम ना। मुझे तो यही पता था कि वो यहीं मिलेगा। इससे पहले जब भी मिला यहीं मिला है, इसके सिवा कहीं और मिला नहीं है। फिर किस्मत ने एक ऐसा टर्न लिया कि मुझसे किसी ने कहा कि तुझे टॉप क्लास शराबियों में ले चलूंगा। और मैंने सोचा कि टॉप क्लास आनंद मिलेगा, टॉप क्लास शराबी होंगे, टॉप क्लास शराब होगी। तो मैंने कहा आनंद से खूब मिलन होगा फिर। और मैं उस आनंद से मिलने पहुंच गया इस कमरे में, ये उम्मीद करके कि पिलाएंगे। इन्होंने पिलाया नहीं। पर मुझे ये लग गया कि ये आनंद का परमानेंट घर है। ये जो कमरा है ना, ये आनंद का परमानेंट घर है। ये जो कमरा है ना, ये का कमरा, ये आनंद का परमानेंट एड्रेस है। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पर ये पता था कि इसका परमानेंट एड्रेस आएगा तो यहीं आएगा। और आनंद फिर उस एड्रेस पे, जो ए का कमरा होता है ना, उस पे आया। और जब आनंद का मुझे परमानेंट घर मिल गया कि ये परमानेंट घर है, तो मैं उसको जो रिक्शा स्टैंड पे मिलता था दारू के अंदर, उसमें क्यों मिलूं? बहुत से कहते हैं ना शराब छोड़ने में मुश्किल हो रही है। मुझे शराब छोड़ने में मुश्किल इसीलिए नहीं हुई कि मुझे तो शराब चाहिए भी नहीं थी। मुझे तो आनंद चाहिए था, मुझे तो दर्द से मुक्ति चाहिए थी। मैं शराब पीने कहां जा रहा था, मैं तो आनंद के लिए जा रहा था। और जब मुझे पता चल गया कि भैया ये तो टेम्परेरी एड्रेस है, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए आता है, उसका असली पता तो ये कमरे है आनंद, उसका असली पता तो ईश्वर है, उसका असली पता तो ये जो 12 स्टेप्स हैं ये है, उसका असली पता तो वो है जो भाइयों को गले लगाते हैं, भाइयों की शेयरिंग सुनते हैं, दिल से दिल के कनेक्शन हो जाते हैं। असली पता तो वो है जो कमरे हैं ये। जब मुझे पता ही चल गया कि परमानेंट एड्रेस, उसका असली एड्रेस ये है, कमरे, तो मैं शराब क्यों पीऊं? भाई आपको किसी आदमी का नकली एड्रेस पता था और अब असली एड्रेस पता पड़ गया, तो उसे ढूंढने कहां जाओगे? जो असली एड्रेस है। तो मैं यहां पर आ गया। मैंने इसलिए कोई, बहुत से लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी सोबर होने की। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे 15 साल में सोबर रहने में कोई समस्या नहीं आई है, कोई समस्या नहीं आई है। मैं आज भी आप लोगों से बात कर रहा हूं, उसी आनंद से मिलने आता हूं रोज। सही में मुझे कोई शराब वराब छोड़ने का और पकड़ने का दोनों का शौक नहीं है। मैं तो आनंद के चक्कर में शराब पी गया। वो कहते हैं ना शराब तो बस एक सिम्टम्स है, शराब तो बस एक लक्षण है ना, शराब बीमारी नहीं है और शराब इलाज भी नहीं है ना। तो ये कमरे जो है ना, ये कमरे जो है, यहां मुझे आनंद मिल जाता है। इसी को मैं चाहता था, हमेशा से चाहता था। तो कभी ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं करते। दूसरे लोगों को लगता है पैसा, प्रेस्टीज, पावर, पॉलिटिक्स, सेक्स, गैम्बलिंग, उनके चक्कर में लगे रहते हैं, पावर, आनंद के चक्कर में बस आनंद आ जाए, बढ़िया सा फील करें, खुद को अपने असली रूप में देख लें, कहां तक जा सकते हैं वो देख लें। और कोई बुरी चेष्टा नहीं है, कोई आदमी देखता है कि अगर उसके आनंद की प्राप्ति उस तरीके से होती है, पर ईश्वर के सिवा जो भी आनंद है ना, टेम्परेरी आनंद है, ऐसा प्रतीत होता है। भाई ये कमरे में बहुत सारे शीशे लगे हुए थे, तो राजकुमार आया। अब राजकुमार की पत्नी बड़ी सुंदर थी, वो शीशे इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, जयपुर की बात है, इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि शीशा क्या है, प्रतिबिंब क्या है और असली क्या है पता ना चले, इतने अच्छे थे। तो राजकुमार आया, अब राजकुमारी खड़ी हो गई।
अपनी पत्नी देखो, देखा खड़ी हुई है सवर के, तो राजकुमार ने 100 शीशों को किस कर दिया, ये सोच के कि पत्नी ये है उसको चूम लिया, पत्नी वो है उसको चूम लिया। ये कहानी है, पर इस कहानी का अर्थ ये है कि मैं तो बचपन से आनंद चाहता था, उस आनंद के चक्कर में मैंने शराब को चूम लिया, उसके चक्कर में गैम्बलिंग को हो सकता है सेक्स को भी चूम लिया हो, पता नहीं क्या क्या कर गया। तो मेरा प्रेम जो है वो गलत नहीं है, मेरा ध्येय गलत नहीं है, मेरा पर्पस गलत नहीं है, शराब पीने के पीछे भी वो जो मेरा ध्येय है, जो मेरा पर्पस है, जो मेरी डिजायर है, वो गलत नहीं है। ये हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने डाला हुआ है हमारे पेट के अंदर कि तुम्हें एक दिन आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद ही मेरा घर है। जब तो हर आदमी अपने घर लौटना चाहता है, तो आनंद पाके तो मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप में आना चाहता हूं, कोई बुराई नहीं है। हर बीज पेड़ बनना चाहता है, हर चूजा पक्षी बनना चाहता है पूरे पर के साथ, और क्यों ना चाहे, वो गॉड का दिया हुआ ज्ञान है हर बीज में कि एक दिन वो पेड़ बनेगा। मेरे को भी आना दिया हुआ ज्ञान है, ये तो मेरा धर्म है। लेकिन मैं उस राजकुमार की तरह हूं, मुझे ये पता नहीं चला कि असली राजकुमारी है या केवल प्रतिबिंब है। तो ये जो शराब से आता प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में असली है या केवल एक झलक है, नकली झलक, इल्यूजन, भ्रम। ए में आया तो उसकी असली असली खुशबू आने लगी, उसकी असली असली अनुभूति होने लगी, उसका असली रूप महसूस होने लगा, वो आने लगा। मैं तो इसलिए ए में रुक गया। आपको लगता है कि मैं ए में इसलिए रुक गया कि एक दिन 15 साल पूरे करके लोगों को बताऊंगा, देखो मेरी ताकत 15 साल। अरे मैंने कहीं 15 साल नहीं लगाए भाई जिंदगी में, कहीं नहीं लगाए। किसी कंपनी में लगाता तो वीपी बन जाता, एजुकेशन में लगाता तो आज टॉप क्लास साइंटिस्ट होता। नहीं, उतना नहीं करा मैंने, है ना। तो मैंने अगर ए में या शराब में इतना समय व्यतीत करा उस आनंद को ढूंढते हुए, आज भी मैं ए में उसी आनंद से मिलने आया हूं। मैं कोई सोबर ओबर होने की भी मुझे ना चेष्टा करता हूं ना कुछ करता हूं, क्योंकि जो मैं शराब कोई पी रहा था भैया, मैं तो आनंद को ढूंढ रहा था। अब आनंद मुझे इस कमरे से आने लगा। अब जब इस कमरे से आने लगा तो मैं इस कमरे में रुक गया। तो शराब पे जो बेबसी है वो तो एक तरफ देखते हैं, और ये समझना ना अपने नेचर को कि भैया आनंद, मैं शराब पे बेबस, एक तरफ से देखा जाए तो शराब पे बेबस था कि मुझे पता नहीं था कोई और एड्रेस है नहीं, मुझे पता नहीं था कि आनंद किसी और एड्रेस पर मिलेगा, ये आनंद का परमानेंट एड्रेस क्या है। मुझे बस यहाँ पे आके ये पता चल जाता है कि शराब उसका एड्रेस नहीं है, वो उस घर में नहीं रहता जहां तू गया था। अगर वो उस घर में रहता हुआ होता तो तूने 7-8 साल शराब पिए, कभी तो मिल जाता, पर कभी नहीं मिला। वो गलत घर था, शराब वाला जो घर था वो गलत घर। मैं इस ए में आया, मुझे वो अक्सर मिलने लगा। अब मैं ए में आ रहा हूं, आज भी आया हूं, क्योंकि उसी के साथ रहता हूं, आनंद के साथ। तो दोस्तों, शराब पीना भी गलत चीज नहीं है, ये तो धार्मिक चीज है पीली तो, क्योंकि आप उस चीज की खोज कर रहे हो जो ऊपर वाले ने दी है, आपका अधिकार, आनंद, स्वरूप। पर जिस जगह खोज रहे हो ना, वो जगह गलत थी भाई, बस ये स्वीकार करना है। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना, मैं जनरली स्टेप्स पे शेयरिंग करता नहीं हूँ, 2-4 भाई हैं यहाँ पे जानते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैं बताता भी हूँ कि मेरा जो स्टेप्स हुआ है ना, थोड़े से अलग तरीके से हुआ है। मेरा स्पॉन्सर थोड़ा अलग तरीके का आदमी था, तो वो बिग बुक के स्टाइल में बहुत कम हुआ है, वो जीवन के अनुभव के आधार पे बहुत ज्यादा हुआ है, जो मेरा स्पॉन्सर था। तो उसने बताया भी कि देखो, हम किताबों में जिंदा नहीं है, हम इस संसार में जिंदा है, इस संसार में स्टेप्स करने हैं। मुझे उसने ऐसा बताया। तो बिग बुक में जो लिखा है, बहुत काम की चीजें लिखी हैं, 12x12 में बहुत काम की चीजें लिखी हैं। तो ये जो है ना, मेरा जो स्टेप 1 हुआ, बस वो इसी रूप में हुआ कि मैं आनंद को पाना चाहता था। उस पर मैं आज भी बेबस हूँ। उसके लिए मैं आज भी 2-4 चीजें कर देता हूँ, 2-4 सामान खरीद लेता हूँ, नया फोन खरीद लूँ, नहीं घूम के आ जाऊं कहीं पे। तो ये मेरी चाहत गलत नहीं है, बस मुझे इतना समझना है स्टेप 1 में कि जिस आनंद भाई की तलाश में मैं था, वो शराब वाले, जो शराब एक घर है ना, जो पता है शराब का, वहां नहीं रहता। अब वहां नहीं जाना, वो एड्रेस गलत है। करेक्ट एड्रेस ये है, बस यही स्टेप 1 है। ये करेक्ट एड्रेस, ये कमरा है, ये मीटिंग है। तो करेक्ट एड्रेस पर सही आदमी को ढूंढना है, बस इतना ही है स्टेप 1। स्टेप्स की प्रोसेस इतनी आसान है, इतनी आसान है कि
लोगों को जब आप देखो अंधेरा होता है ना, फॉग अंधेरा नहीं, मतलब आप धुंध को क्या बोलते हो, कोहरे को क्या बोलते हो? आई डू नॉट नो कि क्या बोलते हैं। मेरे विचार से धुंध बोलते हैं, क्योंकि मराठी भाषा संस्कृत भाषा के बहुत सबसे करीब, मराठी भाषा संस्कृत भाषा के, मतलब संस्कृत भाषा और मराठी भाषा में बहुत ही कम अंतर है। मेरी बीवी ने संस्कृत में एमए किया हुआ है, तो बताती है कि जो भी संस्कृत जानता है मराठी बोल लेगा और मराठी पूरी पूरी समझ लेगा, तो बहुत करीब है संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे ये जो जो आनंद है ना, बस मुझे प्रोग्राम में आके ये पता चल गया, ए में मेरा जो स्टेप 1 है वो यही है कि भाई जिस एड्रेस पे ढूंढा आनंद को वो गलत था। अब जो सही एड्रेस है वो ये है, यहां पे आना है, यहां पे मिलेगा, है ना। तो स्टेप 1 इतना ही है, और ये स्टेप की प्रोसेस इतनी साधारण है, इतनी सरल है। तो मैं धुंध की बात कर रहा था, एक गिलास पानी का धुंध 4 किलोमीटर तक फैल सकता है। हाँ, सही बता रहा हूं आपको। तो वो धुंध जो है ना, वो 4 किलोमीटर पर फैला हुआ है, पर उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, पर वो कुछ रोक नहीं पाएगा। एक पेड़ का पत्ता भी गिरे ना, तो उसको भी वो रोक नहीं पाएगा। तो मैं बता रहा हूं, ये जो फियर होता है ना स्टेप्स का, अरे स्टेप 4 में ये हो जाता है, स्टेप 5 में ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे आप करके देखो, धुंध है भैया, ये केवल एक कोहरा है। जो डर है ना, भय कोहरा है। स्टेप्स बड़े आसान है, स्टेप्स बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप तो क्लैरिटी लाते हैं। अब जैसे मुझे पता चल गया कि आनंद की तलाश तो सही चीज थी, ऑब्जेक्टिव तो सही था, पर जो मेरे हाथ में पता था ना, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो तो सही थी, पर जहां पर ढूंढ रहा था वो जगह गलत थी। अब जिस चीज को ढूंढ रहा हूं वो चीज बिल्कुल सही है। जो आपकी डिजायर्स, एम्बिशंस वगैरह है ना, कोई आदमी सोचता होगा मैं बड़ी कार लूं, बड़ा घर बनाऊं। अरे भैया, ये भगवान की दी हुई डिजायर्स है, इनकी तो पूजा किया करो, पर हाँ सही जगह ढूंढना है। अब केवल गाड़ी के लिए किसी का कत्ल नहीं करना है, मतलब गलत जगह नहीं ढूंढना, किसी का रेप नहीं कर देना केवल प्रेम पाने के लिए, तो ये गलत जगह नहीं ढूंढना, सही जगह ढूंढना है। बस ए में आके बस यही है कि वहां ढूंढ रहे थे जहां पे वो मिलता नहीं, अब वहां ढूंढना है जहां पे वो रहता है। बस यही है स्टेप 1, इसके सिवा कुछ भी नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है मैंने अपना समय भी पूरा कर लिया, 2 मिनट तो फालतू ही बोल दिया। आप लोगों के जो प्रश्न होंगे मैं उन्हें जब अवश्य उनके उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। आप लोग पूछ सकते हैं।